ही लोगों की सैलरी बढ़ी है, कन्वेंस महंगा होता जा रहा है। रोजगार कोरोना में चले गए। पेट्रोल जो यूज करता है वो पास वाले देश से लेने जाता है। सर मानी चाहिए इस गवर्नमेंट को। और ऊपर से लोगों की नौकरी जा रही है, कंपनीज जो अप्रेजल नहीं दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बढ़ती महंगाई से सभी दुनिया परेशान है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जो चीज जो है 100 रुपए में मिल जाती थी पहले, अब जो है 150 रुपए 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उसी चीज के लिए। महंगाई के लिए बहुत कुछ बोलना है। हमने बहुत ही विश्वास के साथ में मोदी जी को वोट दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन एक आम आदमी के विश्वास को ठेस पहुंची है। स्वामी रामदेव जी ने कहा था कि अगर पेट्रोल सस्ता चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। महंगाई के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पेट्रोल के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं अपने शासन और प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने वादे किए थे कि महंगाई पे कंट्रोल रखेंगे और पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। आम इंसान बहुत परेशान हो रहा है उससे। तो ये तमाम लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, बातें हैं, और जो भी लोगों का सोशल मीडिया पे सब बातें चलती हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। हर तरह की महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये जो पेट्रोल हैं, डीजल हैं, गैस हैं, ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इस पे ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी, इसको नीचे लाना पड़ेगा। शासन और प्रशासन को दोनों को इसमें तवज्जो देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से क्या फर्क पड़ा है? आदमी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसकी वो महंगी हो गई है, मतलब उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है। एक जो आदमी सैलरी पेड है या बिजनेसमैन है, जो भी है, लॉकडाउन के बाद लोगों ने लिमिटेड खर्चा करना शुरू करें, तो बिजनेस भी बहुत बड़ा नहीं है लोगों का, अभी उभर नहीं पाए लोग। ना ही लोगों की सैलरी बढ़ी है, ना कन्वेंस जो पावर मिलता है लोगों को, सैलरी वालों को, तो सैलरी में कन्वेंस का भी इतना अमाउंट नहीं बढ़ाया गया है। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती गई हैं, जहाँ पर आदमी को 1 रुपया 2 रुपये पर किलोमीटर कन्वेंस मिलता है, वो उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो उसको शख्स को उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, और सैलरी बढ़ नहीं रही, ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप खुद महसूस करते हो, तो कन्वेंस महंगा होते जा रहा है। आपकी जेब पे इस महंगाई से कितना असर पड़ रहा है? नहीं, ये सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर मिडिल क्लास आदमी जो एक लिमिटेड सैलरी पे डिपेंड है, वो उसके लिए ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती है। सर महंगाई के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई तो आपको पता ही है, महंगाई का सारी चीजें जब बढ़ी हुई हैं, कोई भी चीज ऐसी सस्ती नजर आ रही है, सारे के रोजगार कोरोना में चले गए। किसी को भी रोजगार अब जिसके चल भी रहे हैं तो भी ऐसे चल रहे हैं, धक्का चल रहा है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है। तो ऐसी महंगाई में क्या, पेट्रोल गैस आज मैंने बुक की 840 रुपए की बुक हुआ, जिसमें 20 रुपए लेगा डिलीवरी वाला, 860 रुपए की पड़ी। अब बताइए, जिसका रोजगार नहीं है और जो चूल्हे बांटे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वाले, उसमें से कौन भरा लेगा? बताइए, आप भी सब लोग हैं, कोई नहीं भरा पाएगा। आपकी जेब से इस महंगाई पे क्या असर पड़ा है? जेब से? अरे महंगाई का जेब पे ही तो असर पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा? जेब पे ही पड़ रहा है और कहीं नहीं पड़ रहा है। आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है? ये दिक्कत ही बता रहा हूँ, गैस की एक दिक्कत ही बता रहा हूँ, ऐसे पेट्रोल में भी है। अब जब ये सब चीजें महंगी होंगी तो ओवरऑल सब चीजें महंगी होती है। आप क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार तो क्या चाहेंगे, सरकार को अब यही सब चीजें जो कमी है हमारी वही सही हो, और क्या। 32 रुपए बिल्कुल। दूसरा, हमारे देश का जो पेट्रोल जो यूज करता है वो पास वाले देश से लेने जाता है। सर मानी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि हमारे देश का नागरिक पास के देश के पेट्रोल से लेने जाता है, हम क्यों नहीं सस्ता दे सकते हैं? ऐसा कौन सा यहाँ पर इतना बड़ा तूफान आ गया कि जबकि कोरोना में तो खर्चा भी कम हो गया गवर्नमेंट का। कुछ बोलना चाहेंगे इस बढ़ती महंगाई को लेकर? तो महंगाई तो सब जगह हो रही है, अब आटे से लेके सब कुछ महंगा ही है इस समय। ऊपर से लोगों की नौकरी जा रही है। लास्ट ईयर 43% यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हुआ है। उसके बाद भी अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हो बिना एम्प्लॉयमेंट के, तो वो 43% यूथ क्या करेगा?
अगर दूसरी चीज अगर देखिए, इंडिया को यूथ डोमिनेंट कंट्री कहते हैं कि इंडिया में यूथ की वजह से हम जो है ज्यादा फास्ट डेवलप कर रहे थे। जी जी जी। और अब ये हाल है कि हम सबसे पीछे हो गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। हमारी जो रैंकिंग थी वो पिछले साल से इस साल तक अराउंड 20 पॉइंट्स डाउन हुई है। और ऊपर से लोगों की नौकरी जा रही है, कंपनीज जो अप्रेजल नहीं दे रहे हैं। मैं खुद IT फर्म में काम करता हूँ, लास्ट ईयर अप्रेजल नहीं हुआ, इस साल अप्रेजल हो रहा है, तो उसमें भी नखरे होते हैं कि भैया इतने नहीं होगा, इतना होगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस महंगाई? सर महंगाई, अब मुझे इस चीज़ पे क्वेश्चन है कि अगर आप पेट्रोल महंगा कर रहे हो उससे बाकी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, क्योंकि जो भी राशन है या ट्रैवल करता है वो गाड़ी पे ही होगा, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? जो भी ट्रैवलर है या ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो कहाँ से पूरा करेगी? वो हमसे ही लेगी। तो या तो आप पेट्रोल सस्ता करो तो साथ साथ सब कुछ अपने आप नॉर्मल होगा। आप नेपाल को पेट्रोल सप्लाई कर रहे हो 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, वो सेल कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने बिना प्रॉफिट के, बिना किसी टैक्स के अपने सिटीजन्स को दे रहा है, तो भी हमारे लिए 100 रुपये, उनके लिए 70 रुपये क्यों हो रहा है? ये आपका बड़ा सवाल है। आप इससे सरकार से क्या कहना चाहेंगे और अपनी क्या राय देना चाहेंगे? राय ये है कि या तो आपको अपनी महंगाई कंट्रोल करने के लिए, आपने GDP इंक्रीज करने के लिए आपने जो रेट बढ़ाया है उसको कंट्रोल करो, क्योंकि एकदम से आप हाइक करोगे तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इफेक्ट होंगी बहुत ज़्यादा। या तो उन्हें माइनस में तो ग्रोथ रेशियो जा रहा है ना, पिछले साल से इस साल का GDP का ग्रोथ जो है वो माइनस हुआ है। पिछले 4 साल में जो GDP था, इस साल जो GDP है उनका, जो जब हम रेवेन्यू या टर्नओवर की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि कंपनी घाटे में जा रही है, हम ये देखते हैं कि पिछले से इस साल का रेवेन्यू कितना बड़ा है, वो बढ़ने की वजह कम हो रहा है। और गवर्नमेंट हमारी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि या तो आप अगर महंगाई बढ़ानी है या GDP बढ़ानी है तो आप इस चीज़ पे डिस्कशन होना चाहिए कि आपको कितना % बढ़ाना है, क्योंकि एक प्रॉपर नेसेसिटी के ऊपर अगर आप सारा लोड डालोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर बंदा परेशान है जी। और दूसरी चीज़, आपको जो भी कुछ है, आपका लॉज हैं या कोई भी, आप जैसे फार्मिंग लॉज में है, उसमें भी अगर आपने लॉ आपने इनिशिएट किया है तो पहले आपने फार्मर से डिस्कशन किया, या तो जो बिग फार्मर लैंड अपने बंदे हैं उनको आप नोटिस भेजो कि हम ये लॉज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आपकी क्या राय है? वोटिंग कर लो। जी सर। वैसे आप वोटिंग का डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हो तो वोटिंग करवा लो, कितना सपोर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉस करो। अगर आपको लगता है कि इंडिया रेडी है वोटिंग के लिए तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको लॉ बैकआउट करने हैं। अगर आपको लगता है पेट्रोल के प्राइस 100 रुपये करने से आपको लगता है हमारा GDP इंक्रीज होगा तो फिर कर लो, बट उससे क्या हो रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बढ़ती महंगाई से सभी दुनिया परेशान है, सभी लोग। हम चाहते हैं कि महंगाई को सरकार जो कंट्रोल करे। आप क्या चाहते हैं सरकार से महंगाई को? हम ये चाहते हैं कि ये आम आदमी है, इससे जो है महंगाई का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, इस पर कंट्रोल करें। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है जी। तो इस महंगाई से आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? हमारी जेब से बहुत असर पड़ता है। जो चीज़ जो है 100 रुपये में मिल जाती थी पहले, अब जो है 150 रुपये 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं उसी चीज़ के लिए। आमदनी के जो है सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो वहीं की वहीं हैं अभी, इसलिए जो है महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। यही चाहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि इस ओर ध्यान दें, जिससे जल्दी जल्दी ये महंगाई पे कंट्रोल हो, या आम जनता को राहत मिले। आप कुछ बोलना चाहेंगे बढ़ती महंगाई को लेके? बहुत कुछ है, महंगाई बढ़ने में तो सबको परेशानी, आम आदमी से लेकर सबको तो परेशानी हो ही रहा है। इस पे तो रोक लगानी ही चाहिए। रोज पे रोज आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? अब देखिए, ये सबसे डीजल पे बढ़ गया तो हर चीज़ पे तो बढ़ ही जाता है महंगाई ना। एक डीजल पे बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ बढ़ जाता है। इसमें हर कुछ तो इसी में आता है, हर सामान इसी से आता जाता तो है ही, तो इसी से सब में बढ़ता है। इस बढ़ती महंगाई से आपकी जेब पे क्या असर पड़ा है? सब, अब देखिए, सब चीज़ तेल से लेकर हर चीज़ महंगा हो गया, राशन से लेकर। अभी 30 रुपये किलो आटा मिल रहा है, तो अब महंगाई तो बढ़ेगा, जेब पे जा ही रहा है।
सर इस महंगाई को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम सर? मेरा नाम फैज़ान है। महंगाई के लिए बहुत कुछ बोलना है। हमने बहुत ही विश्वास के साथ में मोदी जी को वोट दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन एक आम आदमी के विश्वास को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक बेसिक जो आदमी की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि तेल है, पेट्रोल है या गैस है, ये सब चीज़ें महंगी हैं। आज के दौर में अगर लग्जरी लाइफ अगर महंगी होती तो समझ में आता कि वो जो अफोर्ड कर सकता था, जी सर, उसको अफोर्ड करना है तो करना है, लेकिन एक आम आदमी जो बेसिक ज़रूरतों पे है, जिसका दाल खाना है, आटा खाना है, जिसको पेट्रोल डलवाना है, जिसको रसोई के लिए गैस लेना ही लेना है, वो ज़रूरतों के लिए उसको लेना है, तो वो महंगी होंगी। इसलिए थोड़ा विश्वास को ठेस पहुंची है। एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक रोज़मर्रा आदमी जो 400 से 500 रुपये कमाता है, वो 850-900 रुपये का सिलेंडर लेता है। जी सर। और पेट्रोल 92 और 90 का और 100 तक कहीं कहीं पहुंच गया है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास को ठेस पहुंची है। इसलिए सारे जितने मंत्री हैं मोदी सरकार के, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। स्वामी रामदेव जी ने कहा था कि अगर पेट्रोल सस्ता चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, गैस सिलेंडर सस्ता चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है। ये सब सोच के मोदी जी की सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। सारा जो था वो सब जुमलेबाजी थी, और कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी को सहूलत दे। सर इस महंगाई से आपको क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। देखिए, एक आम आदमी एक तो वैसी नोटबंदी की मार में था, उसके बाद में फिर कोरोना वायरस आया, उसके बाद में फिर ये महंगाई है, तो कहाँ आदमी ये बताइए जीवन व्यतीत कैसे करेगा? एक आम आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? जो एक बहुत बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जी सर। लेकिन एक आम आदमी जो, ये आप समझे कि 400 से 500 रुपये मुश्किल से कमा पाता है, और वो आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे घर का रेंट देगा? तो ये सारी बातें सोच के मोदी जी को फिर मंथन करना चाहिए, और जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। पेट्रोल को नहीं चलाना चाहिए और गैस को नहीं चलाना चाहिए। जो बेसिक ज़रूरत है इंसान की, उसको सस्ता कर देना चाहिए। सर आगे सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से तो उम्मीदें हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारत से हमारा प्रेम है और यहाँ के हम नागरिक हैं, तो हमें सरकार से तो उम्मीद रखना है। हमें मोदी से क्या क्या उम्मीद है आपसे? हमें यह है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हमें गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। जैसे रसोई के लिए हमें गैस लेना ही लेना है, दाल हमें लेना है, आटा हमें लेना है, खाने के लिए बच्चों को खिलाना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, हमें सरकार से यही अपेक्षा करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ता करें, चाहे भले से टैक्स को कम करें या कुछ भी ऐसा करें, कहीं और से इनकम और सोर्सेस करें, और जो ज़रूरतें हैं आम आदमी को वो सहूलत पहुँचाएं। ये पेट्रोल डीजल भी काफ़ी महंगा हो चुका है और एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी जॉब लेस हो चुके हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा इस टाइम क्राइसिस से इंडिया गुजर रहा है। डीजल, किसान देखिए, किसान अगर आदमी 10 घंटे इंजन चलाएगा तो उसका 1500-2000 रुपये का तेल खर्च होगा। तो ट्यूबवेल है, ट्वेल्व के अगर आप वो काउंट करेंगे रीडिंग, तो वो भी काफ़ी हद तक महंगा है। तो कोई भी ऐसा वो नहीं है जहाँ पे आदमी को सहूलत मिले, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सहूलत मिले। कोई ऐसा अभी तक काम दिखाई नहीं दे रहा है। 5 साल वो भी दे दिए, 2 साल ये भी होने जा रहा है, 7 साल हो गया। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, जितने मंत्रिमंडल है उनको मंथन करना चाहिए कि किस तरह से हमारी महंगाई पे अंकुश लगेगा, किस तरह से हम कहाँ से इनकम और सोर्सेस करें। और आम आदमी को, जैसे किसान है, किसान रीढ़ की हड्डी है, तो किसान के लिए हमें सोचना है, और उसके बाद में जो आम आदमी है हमें उसके लिए सोचना है। सर किसान का भी मुझे जैसे मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्या लगता है आपको कि किसान का मुद्दा? नहीं, सरकार चाहे तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सरकार से बाहर कोई चीज़ नहीं है, और सरकार अगर चाहेगी तो जो बैठकर बात करे, और बैठकर बात करने के बाद में कुछ अपनी मनवाए, कुछ उनकी माने। और ऐसे काम नहीं चलेगा कि वो बेचारे बैठे हुए हैं धरने पर और सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, वो अपनी जगह अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, अड़ने से काम नहीं होगा। बैठने के बाद में मंथन हो, और कुछ बातें वो माने, कुछ बातें ये माने, उसके बाद में उसका हल निकाला जा सकता है। तो सर आप किसान आंदोलन के सपोर्ट में हैं या नहीं? नहीं, किसान हर वो नागरिक जो खाना खाता है,
वो मैं समझता हूँ कि शायद किसान आंदोलन के सपोर्ट में होगा, या उसको होना भी चाहिए। और जहाँ तक सरकार की नीति है तो सरकार को उससे अब थोड़ा सा बात करना चाहिए, और बात करने के बाद में अपनी बातें मनवाना चाहिए। सरकार से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर 10 इशू हैं तो उसमें से 5 वो माने, 5 वो माने, और बीच का रास्ता निकालने के बाद में सरकार को भी ऐसा ना लगे कि हम कमजोर पड़े और किसान को भी ऐसा ना लगे कि हमें दबाया गया। तो इसमें से दोनों का बैलेंस करने के बाद में ही हल निकाला जा सकता है। जो बड़े बड़े मंत्री हैं या जो भी हैं वो उनको बीच में आने के बाद में जी वार्ता करना चाहिए, और वार्ता करने के बाद में कोई भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत दिन हो गए, वो भी इंसान है। लगभग 286 लोगों की जान जा चुकी है। तो मोदी जी तो हमारे वैसे ही बहुत अच्छे ये समझ लीजिए कि वक्ता भी हैं और बहुत अच्छी लीडरशिप भी जानते हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए किन के बच्चे गए हैं, किसान बैकबोन है इंडिया की, तो थोड़ा सा सोचना है इस इशू पे। तो सर आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? अगर किसान को ये है कि हमें ठगा जा रहा है तो उनसे बैठकर बात करना चाहिए। जो उनकी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए। आप अपनी नीतियाँ बताएं उनको कि हमें क्या इसमें जो आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन बात तो ये बैठकर ही होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं और सरकार अपने जो सरकारी मंत्री हैं वो अपने मंत्रालय में बैठ के बात करना, ऐसा नहीं होगा। बैठकर बात करें, टाइम लें उनसे, और जो भी उनकी ये गलत फहमियाँ उसको दूर करें। और अगर वाकई में गलत है तो थोड़ा सा कानून में रद्दोबदल करने के बाद में कुछ किसानों की माने, क्योंकि किसान भी ऐसा नहीं है हमें नजरअंदाज कर लेना चाहिए। किसान भी बैकबोन है और उसका ख्याल रखते हुए ही कोई कानून बनाना चाहिए। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, टीईटी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टेनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस। पता मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214 6397847915।